3000 साल से भी पहले तब तक के सबसे मशहूर फेरो को ताबूत में बंद कर दिया गया था, उन चीजों के साथ जिसकी मौत के बाद उसे जरूरत थी। हर चीज किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन एक चीज में राज छुपा हुआ था जो दुनिया के लिए अब तक एक राज ही बना हुआ है। एक शाही कब्र में भी इस चीज का मिलना बहुत अनोखा है। एक बेहद प्राचीन और बेशकीमती आर्कियोलॉजिकल खोज का होना वाकई में बेहद दिलचस्प था। एक रहस्यमयी चीज जो टूटनखामुन की हुआ करती थी। आप भले ही प्राचीन इजिप्ट के बारे में कुछ न जाने, लेकिन आप इस बॉय किंग को जानते होंगे। ये चीज मम्मी के कपड़ों के बीच छुपी हुई मिली थी। वो था एक डैगर यानी खंजर, लेकिन ये खंजर सोने का नहीं बना था। इस खंजर का ब्लेड लोहे का था। हम इस खंजर के रहस्य को सुलझाने के लिए वाकई बेताब थे। मुझे किसी प्राचीन इजिप्शियन की तरह ही पसीना आ रहा है। लोहे का खंजर होना एक पहेली थी जो कि स्फिंक्स के लायक थी, क्योंकि ट्यूटनखामुन को आयरन एज के शुरू होने से काफी पहले दफनाया गया था। और अगर लोहे को स्मेल्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी तो इस खंजर को कैसे बनाया गया था? आखिर तूतनखामुन के पास इस तरह का डैगर आया कहां से होगा? ये एक बेशकीमती चीज है, इसीलिए इसका इस्तेमाल खास मकसद के लिए होता है। कुछ साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि टूटनखामुन का ये खंजर शायद इस पृथ्वी का ही ना हो। पृथ्वी के आयन और स्पेस के आयन केमिकल कॉम्पोजिशन के बीच बहुत फर्क है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। करीब 100 साल बाद आखिरकार हमने डैगर के ब्लेड के रहस्य को सुलझा लिया था। ये आज तक के सबसे ज्यादा रहस्यमय चीज में से एक की कहानी है, जो है टूटनखामुन का स्पेस डैगर। ये सम्राटों की घाटी है जहां कई महान इजिप्शियन फेरोज को दफनाया गया है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने 6 साल तक एक अनछुई कब्र को ढूंढने में बिता दिए थे। आखिरकार 1922 में उन्हें गड़ा हुआ खजाना मिल गया। उन्हें बॉय किंग टूटनखामुन की कब्र मिल गई थी। ये फेरो 14वीं शताब्दी बीसी में मरा था, लेकिन एक हेम की रस्सी उसके कब्र के दरवाजे पर लगी थी। डैनियला रोजनौ के पास डॉक्यूमेंट्स और फोटोज हैं जो काटा की खुदाई के कई कदमों को दिखाते हैं। हॉवर्ड कार्टर नहीं जानते थे कि क्या उम्मीद करें। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक शाही कब्र मिली थी जो लगभग सही सलामत थी। सार्कोफेगस के अंदर 3 कॉफिन एक दूसरे के अंदर थे और आखिरी वाला सोने का बना था, जिस पर बेहतरीन नक्काशी की गई थी। और सबसे अंदर वाले कॉफिन के अंदर सम्राट का मम्मी बना शरीर था, जिस पर मशहूर गोल्ड फ्यूनररी मास्क था। हम फोटो में यहाँ जो देख रहे हैं वो दरअसल इस मम्मी को खोलने के कई स्तर में से एक है। इसमें पूरे 9 दिन लगे थे। सबसे ऊपर हमें सुनहरे फ्यूनररी मास्क का निचला हिस्सा दिख रहा है और फिर यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ सुंदर सा कॉलर है जो फैल्कन के आकार देवता हॉरस की तरह है। इन चीजों से सम्राट को दूसरी दुनिया के सफर पर पूरी तरह से महफूज रखा जाता था ताकि वो सामने आने वाले खतरों से मुकाबला कर सके। सम्राट के पास 2 खंजर पड़े हुए थे। उनमें से एक ने साइंटिस्ट को 100 सालों तक परेशान किया। उनमें से एक डैगर गोल्ड का था और क्योंकि ये शाही कब्र थी तो ये हैरानी की बात नहीं है। दूसरे डैगर का ब्लेड
आयन का बना था। और ये बात वाकई अनोखी थी। ये बहुत खास था क्योंकि जब टूटनखामुन को दफनाया गया था, प्राचीन इजिप्शियंस इस मेटल को बनाना नहीं जानते थे। इजिप्ट में आयन को स्मेल्ट करने की टेक्नोलॉजी 26वीं डायनेस्टी तक बिल्कुल नहीं थी और हम अभी 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, टूटनखामुन के 500 साल बाद। ये एक राज ही था कि ये खंजर उस वक्त कैसे बना था। कार्टर चौंक गए और इसीलिए उन्होंने मेटल टेस्ट करवाया। उनकी टीम का एक मेंबर तजुर्बे वाला केमिस्ट और कंजर्वेटर था, इसलिए पूरी टीम को तुरंत पता चल गया कि वो आयन का है। इस बात पर कोई शक नहीं था। उन्हें ये जरूर पता होगा कि शाही कब्र के लिए भी ये एक अनोखी चीज थी। और इस डैगर से जो सवाल उठे, जाहिर है उसके बड़े पहलू थे। ये एक अजीब और रहस्यमय खोज थी कि सोने के बीच आयरन डैगर मिला, जो एक ऐसे मेटल से बना था जो हिस्टोरियंस के मुताबिक वहां होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, कब्र की सजावट में एक सुराग मिला कि इजिप्शियन आयन को पवित्र मानते थे। इजिप्टोलॉजिस्ट सलीमा इकराम उनके धर्म में अलग अलग मेटल की अहमियत को जानती है। मेटल्स प्राचीन इजिप्शियंस के लिए बेहद जरूरी थे क्योंकि वो देवताओं के लिए जरूरी थे। देवताओं का मांस गोल्ड का बना था, उनकी हड्डियां सिल्वर की और बाल लैपिस लाजुली के। लेकिन सेथ अलग थे। वो बहुत ताकतवर और मजबूत थे क्योंकि उनकी हड्डियां आयन की बनी थी। तो जाहिर है कि प्राचीन इजिप्शियंस की कॉस्मोलॉजी में आयन की बहुत बड़ी अहमियत थी। लगता है आयन फेरो के आखिरी रिवाजों के लिए अहम था। जियोफिजिसिस्ट मोहम्मद अल गबरी के पास एक अनोखे मैप की नकल है जिसे असल में प्राचीन इजिप्शियन ने पपायरस से बनाया था। ये इतिहास का पहला जियोलॉजिकल मैप है। इसमें खास बात यह है कि उन्होंने अलग अलग पत्थरों को अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं और आज हम भी मॉडर्न जियोलॉजिकल मैप्स में यही काम तो करते हैं। यहाँ पर हेरेटिक लैंग्वेज में लिखा है माउंटेन ऑफ गोल्ड और इनमें से एक पर लिखा है माउंटेन ऑफ वाइट गोल्ड, जो कि शायद गोल्ड के साथ गैलीना या सिल्वर से जोड़ा गया होगा। दूरी, गोल्ड माइंस के ठिकाने, रहने की जगह, अगर आप उन्हें ढूंढने निकलेंगे तो वो आपको मिलेंगे। प्राचीन इजिप्शियंस की दिलचस्पी हेमेटाइट नाम के पत्थर में भी थी। ये बेशकीमती आयन और था। मेरे हाथ में हेमाटाइट का एक सैंपल है। हेमाटाइट रेतीले पत्थर में आयन ऑक्साइड है जो कि दिखने में ब्राउनिश रेड कलर का होता है और जो कि पूरे इजिप्ट में मिलता है। वेस्टर्न डेजर्ट, ओएसिस, साइनाई और आसवान में। हमें यकीन है कि इजिप्शियंस ने आसवान में इस पत्थर को क्वारी से निकाला था। इजिप्शियंस ने हेमेटाइट की खुदाई आयन के लिए नहीं की। इस खुदाई की वजह अलग थी। ये पत्थर थोड़ा नाजुक है। अगर आप इसका एक सैंपल लेकर पीसेंगे तो आपको एक अच्छा रेड कलर मिलेगा और हाँ, इसमें थोड़ा सा तेल डालने पर ये काम कर गया। ये पेंट है। वो इससे दीवारों में पेंट करते थे और कपड़ों में रंग भरते थे। इसके कई काम थे। ये गहरा रेड पेंट 3000 साल बाद भी चमक रहा है और टूटनखामुन की कई चीजों और कब्र को सजाता है। लेकिन जब ये बॉय किंग था, इजिप्शियंस खान से आयन नहीं निकाल पाते थे
क्योंकि स्मेल्टिंग नाम के इस काम में आपको खास तरह की भट्टी चाहिए जिनमें 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी पैदा हो सके। इस तरह की भट्टी इजिप्ट में टूटनखामुन के राज के 500 साल के बाद ही अस्तित्व में आई। (1922) में टूटनखामुन की कब्र मिलने पर पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन उनके बेशकीमती और पवित्र आयरन डैगर की मौजूदगी एक ना सुलझने वाली पहेली साबित हुई। प्राचीन इजिप्शियंस को पता था कि आयरन ओर कहां मिलेगा, लेकिन जब इस बॉय किंग की मौत हुई, कोई भी आयरन बनाने के लिए स्मेल्ट करना नहीं जानता था। ये वो खंजर है जिसे होना नहीं चाहिए था, तो आखिर ये आया कहां से? लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में दुनिया में सबसे शानदार मीटियोराइड में से कुछ मौजूद है। क्यूरेटर सैरा रसेल इन बेशकीमती चीजों को हमेशा महफूज रखती हैं। वॉल्ट वो जगह है जहां हम अपने सबसे बेशकीमती सैंपल्स रखते हैं। ऐसे मीटियोराइड्स हमें एक खास साइंटिफिक कहानी बताते हैं। मुझे सारे मीटियोराइड्स पसंद है, लेकिन मेरे पसंदीदा वो वाले हैं जो सोलर सिस्टम की शुरुआत में बने थे और जो हमें ये बताते हैं कि प्लैनेट्स किस तरह बने थे, क्योंकि मुझे लगता है साइंटिफिकली वही काम के हैं। हमारी पृथ्वी पर दो खास तरह के मीटियोराइड्स आते हैं और वो दोनों अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। उनमें से ज्यादातर एस्ट्रॉइड से आते हैं, कुछ मून से और कुछ मार्स से आते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ सभी एस्ट्रॉइडल वाले हैं और एस्ट्रॉइडल वालों में ज्यादातर पत्थर बने होते हैं। इनमें गोल धब्बे होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रूल्स कहते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआत में बने थे। इनमें से कुछ मीटियोराइड्स में आयरन ज्यादा होता है, तो ये भी एक आयरन मीटियोराइड का सैंपल है जो भारी है। इसे उठाना आसान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 20 में से 1 में आयरन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ये बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आखिर ये मीटियोराइड्स यहाँ आए कहां से? ज्यादातर मीटियोराइड्स मलबा होता है जो सोलर सिस्टम के बनने के बाद बच गया था करीब 450 करोड़ साल पहले, और उनमें से ज्यादातर एस्ट्रॉइड बेल्ट में जुपिटर और मार्स के बीच सन के चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट में काफी हलचल होती रहती है और एस्ट्रॉइड्स अक्सर आपस में टकराते हैं या फिर उन पर जुपिटर की ग्रेविटी का असर होता है, जो दरअसल हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, और इस वजह से वो सोलर सिस्टम में अंदर की तरफ बढ़ते हैं और फिर हमारी पृथ्वी से टकरा जाते हैं। – 2013 में फरवरी के एक दिन रशियन शहर चेलियाबिंस्क का आसमान चमक उठा। वो क्या था, तुम्हें पता है? हजारों लोगों ने एक बड़ा सा आग का गोला देखा जो आसमान में फट गया और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे, ज्यादातर उस मीटियोराइड के फटने से निकले शॉक वेव की वजह से। पिछले 100 सालों में हमारी जानकारी में इससे बड़ा मीटियोराइड पृथ्वी से नहीं टकराया था। ये वाकई बहुत अनोखी घटना थी और इसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर बहुत ज्यादा मटेरियल आ गया था। इस तरह के मीटियोराइड्स 100 साल में एक बार पृथ्वी से टकराते हैं, लेकिन छोटे वाले हमेशा गिरते रहते हैं।
मोहम्मद अल गबरी इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट में है और मीटियोराइड्स ढूंढ रहे हैं। मीटियोरॉइड्स ढूंढने की बेहतरीन जगह में से एक रेगिस्तान है। इजिप्ट का 95% हिस्सा रेगिस्तान है। ये लगभग येलोइश है, इसीलिए आसानी से दिखेगा। किसी जंगल या ऐसी जगह के मुकाबले जहां पेड़ों की वजह से आसानी से नहीं दिखेगा। मौसम सूखा है तो बेहतर मौके हैं कि आपको ये सुरक्षित मिलेंगे, और यहाँ पर लोग भी नहीं रहते हैं तो ऐसा होने के बेहतर मौके हैं कि किसी ने भी इसे यहाँ से ना लिया हो। आयन मीटियोरॉइड्स अक्सर गहरे रंग के होते हैं जो आसानी से पहचान में आ जाते हैं। मीटियोरॉइड्स के पत्थर से अलग ये आम पत्थर जैसे हैं। ये काम करने में बड़ा मजा आता है और सच कहूं तो साइंस के लिए ये अच्छा ही है। पूरे दिन रेगिस्तान में ढूंढने के बाद जब कुछ मिलता है तो आपको बहुत सुकून मिलता है, इससे खुशी मिलती है। सालों के तजुर्बे की वजह से मोहम्मद जानते हैं कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। मैं अपने साथ कुछ आयन मीटियोरॉइड्स के टुकड़े लेकर आया हूँ। ये कई आकार के हैं, ये सभी बहुत भारी हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। रेगिस्तान में एक छोटे से मैग्नेट या मेटल डिटेक्टर से इसे पहचान सकते हैं ताकि बता सकें कि ये आयन है। प्राचीन इजिप्शियंस को स्वर्ग में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन क्या उन्हें आयन मीटियोरॉइड्स के बारे में पता था? उनकी लिखावट में इसका सुराग है। करीब 2000 सालों तक आयन के लिए इजिप्शियन वर्ड था बिया, और नए साम्राज्य में इसे बदल कर दिया गया बिया एंड पेट, आसमान से आया आयन। क्या ये इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें अचानक से लगने लगा कि आयन स्वर्ग से आता है? क्या उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि उन्हें लगा कि ये आयन उनके पास सीधे आसमान से आया है? क्या वो मीटियोरिक था? बिया एंड पेट, आसमान से आया आयन। हर साल सैकड़ों मीटियोरॉइड्स पृथ्वी पर आते हैं और शायद 100 साल में एक बार एक विशाल वाला जमीन से टकराने से पहले आसमान को जगमगाएगा, जो ज्यादातर पत्थर के होते हैं, लेकिन उनमें कुछ आयन के भी कण होते हैं। इजिप्ट के ना बदलने वाले रेगिस्तान में कई छोटे टुकड़े मिल सकते हैं, लेकिन क्या कोई पुख्ता सबूत है कि फेरोज के वक्त में बड़े मीटियोरॉइड्स इजिप्ट से टकराए थे? एक बड़े मीटियोरॉइड्स की सबसे बड़ी निशानी क्रेटर है। आज तक करीब 200 मीटियोरॉइड्स पृथ्वी पर पाए जा चुके हैं और कभी कभी एक नया वाला मिल जाता है। 2008 में इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट के सैटेलाइट फोटो में एक लगभग गोल आकार देखा गया था। साइंटिस्ट का मानना था कि यह मीटियोरॉइड क्रेटर है, इसीलिए इस दूर दराज के इलाके में जांच का एक मिशन शुरू हुआ। मोहम्मद भी इस मिशन का हिस्सा थे, जो सूडान के बॉर्डर के करीब था। मैं खुशनसीब था कि इस मिशन में जो टीम गई मैं उसका हिस्सा था, और ये गजब का अनुभव था। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें वो क्रेटर मिलेगा, जो 45 मीटर्स चौड़ा और 10 मीटर्स गहरा था। इसे अब कैमल क्रेटर कहते हैं, जिसे एक बड़े आयन मीटियोराइट ने बनाया था। ये मीटियोरॉइड्स हाइपर वेलोसिटी के साथ करीबन 3 किलोमीटर पर सेकंड से आ रहा था, और इसका मास 5 टन आयन था, और ये टकराने वाला था। ये बढ़ रहा था और फिर बहुत
बड़ा विस्फोट हुआ और फिर इन टुकड़ों में विस्फोट हुआ और ये बिखर गए और इन्हें हम कहते हैं इजेक्टा, और ये पूरे इलाके में फैल गया। हमने 1.7 टन आयन इकट्ठा किया। तो ये बड़ी घटना थी। मुझे यकीन है कि आप वहां होते तो खुश नहीं होते। क्रैक साइट्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स ने इजिप्ट से मीटियोराइड्स के टकराने की डेट का अंदाजा लगाया। अगर हम सैटेलाइट की इमेज को देखें तो हमें क्रेटर और इजेक्टा दिखाई देगा, और यहाँ पर वो रास्ता है, और ये रास्ता प्राचीन गांव तक जाता है, और इजेक्टा इसे अलग कर रही है, और ये गांव लगभग 5000 साल पुराना है। तो ये क्रेटर इस गांव से नया है और ये 5000 साल से कम है, जिसका मतलब ये प्राचीन इजिप्ट के वक्त का है, और इस क्रेटर का आकार और मलबा बताता है कि ये मेटेरॉइड किस एंगल से टकराया होगा। मान लीजिए कि ये एक मेटेरॉइड है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। अगर ये पृथ्वी की तरफ टेढ़े एंगल से बढ़ रहा है तो क्रेटर गोल नहीं होगा, और अगर वो सीधे एंगल से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मलबा और इजेक्टा क्रेटर के चारों तरफ बराबर तरीके से फैला होगा। तो हमें पता लगा कि हमारी तरफ मेटेरॉइड लगभग 45 से 30 डिग्री के एंगल से बढ़ रहा था। ऐसा दिखाई दिया होगा। तो यहाँ क्या हुआ होगा? देखिए, यहाँ एक गोल क्रेटर है और इजेक्टा इस तरफ है, लेकिन इस तरफ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये जानकर साइंटिस्ट्स ने उस ट्रेजेक्टरी का पता लगाया जिस पर मेटेरॉइड टकराने से पहले था। कैमल मेटेरॉइड नॉर्थ वेस्ट से आया था, तो सूडान के बॉर्डर से टकराने से पहले वो इजिप्ट और लीबिया से गुजर रहा था। इस मेटेरॉइड की टाइमिंग और डायरेक्शन का मतलब है कि ये प्राचीन इजिप्शियन साम्राज्य के ऊपर से निकल गया होगा। ये मुमकिन है कि लोगों ने इसे आसमान में रात के वक्त चमकते हुए देखा होगा। आसमान जगमगाया होगा। इस बात के सबूत बढ़ते जा रहे थे कि शायद ये डैगर मीटियोराइड से बना होगा। इजिप्शियन ने आयन को एक खास नाम दिया था, आयन फ्रॉम द स्काई। रेगिस्तान में आयन से भरा हुआ क्रेटर मिला था और शायद ये फेरोज के वक्त टकराया होगा। लेकिन अहम सवाल का जवाब मिलना बाकी था। क्या प्राचीन इजिप्शियंस को पता था कि आयन मेटेरॉइड को एक डैगर ब्लेड में कैसे बदलना है? ब्लैक स्मिथ हेक्टर कोल प्राचीन मेटल वर्किंग में माहिर है और आज वो एक थ्योरी की जांच करेंगे। ये बहुत खास है, कुछ ऐसा जो दूसरी दुनिया का है, जैसे देवताओं ने आसमान से कोई तोहफा भेजा हो। ये वाला आयन मीटोराइट है, इसलिए उठाने पर भी ये भारी लगता है, एक आयन के टुकड़े से कहीं ज्यादा भारी। ये अभी नहीं पता है कि क्या प्राचीन इजिप्शियंस के पास मीटियोराइड से आयन ब्लेड बनाने की कोई टेक्नोलॉजी थी। क्या वो उसे गर्म कर सकते थे? क्या मीटियोराइड का मेटल इतना लचीला होगा कि वो टूटे नहीं? उनके सामने आने वाली परेशानियों को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर हम आसमान से आए इस खास आयन से कुछ बनाएं। मैं आग को बढ़ाने वाला हूं ताकि इसकी गर्मी सब जगह बराबर पहुंचे। इस तरह की आग में पूरे मीटोराइट को गर्म करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूं कि मेटल का कलर कैसा है ताकि मुझे यह पता चल सके
कि ये सही टेम्परेचर है या नहीं। इसका टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा, इसलिए मुझे इसे चलाते रहना होगा। हेक्टर की भट्टी उन प्राचीन इजिप्शियंस की तरह गर्म है। ये इतना गर्म नहीं है कि आयरन ओर से आयरन निकाल सके, लेकिन ये मीटियोरिक आयरन को लचीला बनाने के लिए काफी होगी। इस वक्त मुझे किसी प्राचीन इजिप्शियन की तरह ही पसीना आ रहा है। ये लगभग हो गया है, इसलिए मैं इसे निकाल रहा हूँ और देखूंगा कि हथौड़ा मारने पर क्या होता है। और अब इसे शुरू करते हैं। मीटेरॉइड आयन के टुकड़े को एक भारी हथौड़े से बार बार मारना जोखिम भरा है। अगर मेटल में कोई कमी रही तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। मुझे नहीं पता जब मैं इसे हथौड़े से मारूंगा तो इसका क्या होगा। शायद ये काम कर जाए या ये टुकड़ों में बिखर जाए, किसी गाजर की तरह। मैं चाहता हूं ये ज्यादा से ज्यादा लंबा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये मुड़ जाए, क्योंकि इससे ये खराब हो सकता है। अगर मेटल में मिट्टी रह गई तो भी ये खराब हो जाएगा। जितना ज्यादा हो सके मुझे इस मेटल को साफ रखना होगा, ताकि इसमें किसी तरह की कोई गंदगी ना छूट जाए। और जब मैं इस पर हथौड़ा मार रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ब्लेड कहां बढ़ रहा है, इसकी मोटाई और चौड़ाई क्या है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है, हालांकि इसमें 1-2 चीजें गड़बड़ी कर रही हैं। हाँ, अब ये अच्छे से बनने लगा है। इससे एक बेहतरीन ब्लेड बन जाना चाहिए। सबसे मुश्किल काम खत्म हो चुका है। अब हेक्टर ब्लेड के किनारों को धार देने और पॉलिश करने के लिए वेट स्टोन का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। इसमें कई दिन, वक्त और मेहनत लगती है। लेकिन हमने इसे बना दिया। हमें तूतनखामुन का ब्लेड मिल गया। इसमें 1-2 कमियां जरूर हैं, लेकिन ये ब्लेड उतना ही अच्छा होगा जितना कि ये आयन जहां से आया है वो मुझे हैरान करता है। इसने पृथ्वी तक पहुंचने से पहले कितनी दूरी का सफर तय किया होगा, और फिर मैंने इसे भट्टी में तपाकर इस तरह का एक छोटा ब्लेड बना दिया। ये एक करिश्मा ही है। ये सितारों से आया था, और यकीनन प्राचीन इंसान कहेगा कि इसमें जादुई ताकत हो सकती है। जब से टूटनखामुन की कब्र के शानदार खजानों को ढूंढा गया है, बॉय किंग ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। लेकिन ये आयरन डैगर क्रेटर की ढूंढी चीजों में सबसे ज्यादा रहस्यमय था, क्योंकि इसे होना नहीं चाहिए था। साइंटिस्ट्स को ये शक है कि ये आयन शायद आसमान से आया होगा, और अब वो ये जानते हैं कि मीटेरॉइड से ब्लेड बनाया जा सकता है। लेकिन इससे इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा था कि क्या टूटनखामुन का डैगर सच में मीटेरॉइड से बना था। रिसर्चर्स को अब एक और अहम सबूत की जरूरत थी। फेयम यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर अब्दुल रजाक एनगा पक्के तौर पर यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या डैगर का ब्लेड आउटर स्पेस से आया था। ये असल में शानदार चीज है, और ये सम्राट तूतनखामुन की चीजों में से एक बेहद दिलचस्प चीज है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ हैंडल बना हुआ है गोल्ड का, और इसमें बेशकीमती मटेरियल जुड़े हुए हैं, और आखिर में इसकी मूठ क्रिस्टल रॉक से बनी हुई है। इसकी ब्लेड बेहतरीन क्वालिटी की है, जिस पर जंग नहीं लगती है।
और ये वाकई में दिलचस्प है कि कैसे प्राचीन इजिप्शियंस इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की ब्लेड बना पाए। इसलिए ये बेहद दिलचस्प चीज है। लेकिन जहां तक साइंस की बात है, असल में हमारी दिलचस्पी ब्लेड जिस मटेरियल से बनी है उसमें थी। क्योंकि ये लोहा अनोखा था, इसीलिए किसी को भी इसमें से मेटल का सैंपल लेने की इजाजत नहीं थी, तो हाईटेक साइंस की जरूरत थी। इटालियन फिजिसिस्ट डेनिलिया कमैली प्राचीन चीजों के मेटल्स की जांच करने में माहिर है। वो एक नए तरीके पर काम कर रही है जो इस बात को साबित कर सकता है कि इस डैगर का आयन क्या किसी मेटेरॉइड का है या पृथ्वी का, वो भी बिना इसे कोई नुकसान पहुंचाए। पोर्टेबल एक्सरे फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोमीटर के बनने के बाद हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। ये डिवाइस अब बहुत ही छोटे और बहुत ज्यादा हल्के होते हैं ताकि उन्हें साइट पर आसानी से ले जाया जा सके और कई तरह के आर्ट वर्क्स और खोज की जांच हो सके। ये टेक्नोलॉजी प्राचीन चीजों की जांच करने के लिए अहम खोज थी और इसका इस्तेमाल टूटनखामुन के डैगर के लिए ही होने वाला था। ये चीजों के एटम्स को एक्साइट करने के लिए एक्स-रेज का इस्तेमाल करता है। ये एटम्स फिर रेडिएशन छोड़ते हैं जिससे रिसर्चर्स ये पता कर सके कि इस चीज में कौन से केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं और हर एक केमिकल किस तादाद में है। पृथ्वी पर मिलने वाले आयन और स्पेसियाई आयन के केमिकल कंपोजिशन में फर्क होता है। दोनों बेहद अलग होते हैं क्योंकि जाहिर है दोनों आयन से बने होते हैं, लेकिन जो स्पेसियाई आयन होता है उसमें निकल और कोबाल्ट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। ये इस बात का सबूत है कि ये जो आयन का टुकड़ा है वो मीटियोरिक आयन है। डेनियला अपने एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप के साथ इजिप्ट में कायरम म्यूजियम तक गई थी और उन्होंने इजिप्शियन इटालियन ग्रुप के तहत अब्दुल रज़ाक के साथ टीम बनाई। हम सच में इस ब्लेड के रहस्य को सुलझाना चाहते थे और हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या ये ब्लेड मीटियोरॉइड से बनी भी थी या नहीं, क्योंकि आज से पहले इस चीज को साबित करने के लिए कोई जांच नहीं की गई थी। इस तरह की प्राचीन और बेस आर्कियोलॉजिक फाइंडिंग की जांच करना बेहद दिलचस्प था, वाकई में बेहद दिलचस्प था। एक बेहतरीन हाई एनर्जी वाले रेजोल्यूशन डिटेक्टर के साथ एक्स-रे फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल करके हमने डेटा इकट्ठा किया। अगर आयन ब्लेड में 5% से कम निकल मौजूद होगा तो ये पृथ्वी का आयन होगा और आयन एज हिस्टोरियन के अंदाजे से बहुत पहले शुरू हुआ था और 5% से ज्यादा निकल होने पर और अगर उसमें कोबाल्ट भी होगा तो डैगर आउटर स्पेस से आया होगा। दोनों ही नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सच पूछो तो मैं खुद भी ये चाहता था कि इस मीटियोराइट का ओरिजिन पता चले, लेकिन एक रिसर्चर के तौर पर मुझे साइंस के मुताबिक चलना था। एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप की बीम को डैगर की तरफ किया गया था। लगभग तुरंत ही हमें एहसास हुआ कि इसमें आयन के साथ कुछ निकल भी है और साथ में इसमें कुछ कोबाल्ट भी मिला था, तो ये बहुत ही दिलचस्प था। लेकिन और भी ज्यादा जांच करना बाकी रह गया था। सबकी नजरें हम पर थीं। हमारे साथ कुछ डिप्लोमेटिक लोग भी थे। म्यूजियम में आने वाले लोग भी हमारे आसपास थे। जांच से पता चला कि ब्लेड में 10% से ज्यादा निकल है, जो 5% की उम्मीद से काफी ज्यादा था और कोबाल्ट के मिलने से सभी का शक यकीन में बदल गया। टूटनखामुन का डैगर आउटर स्पेस से आया था। यकीनन ये कोई मामूली खोज नहीं थी। हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और ये जो नतीजे थे ये बेहद शानदार थे। मैं वाकई में बहुत खुश था कि ये ब्लेड वाकई किसी मीटियोराइट का हिस्सा थी। हाँ, सच में।
इसका असर बहुत ज्यादा पड़ने वाला था, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्राचीन इजिप्ट में तूतनखामुन के वक्त में मीटियोरिक आयन की चीजें हुआ करती थी। इस थियरी के 100 साल बाद आखिरकार हम इस डैगर के ब्लेड के रहस्य को सुलझा पाए थे। मुझे लगता है कि हार्वर्ड कार्टर इन नतीजों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते। तूतनखामुन का आयरन डैगर लंबे वक्त से रहस्य बना हुआ था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आया था और इसे कैसे बनाया गया था। रिसर्चर्स को शक था कि ये शायद मीटेरॉइड से बना था, और इसके केमिकल कंपोजिशंस की जांच करने के बाद उन्होंने ये साबित किया। लेकिन अब भी एक रहस्य बाकी था। क्या ये आयन प्राचीन मीटेरॉइड के इजिप्शियन रेगिस्तान में गिरने की जगह से आया था या कहीं और से? हर मीटेरॉइड के खुद के फिंगरप्रिंट होते हैं। इनमें आयरन, निकल और कोबाल्ट मिला होता है। एक क्रैश साइट जो तूतनखामुन की कब्र से 500 किलोमीटर की दूरी पर थी, उसमें लोगों की दिलचस्पी थी। हमें पता चला कि ब्लेड से मिलता जुलता केमिकल कंपोजिशन इजिप्ट के खरगा में मिले मीटियोराइट का हो सकता है, जो इस ब्लेड में इस्तेमाल मीटियोराइट की तरह है। शायद खरगा मीटेरॉइड से इस आयन को लिया गया था। लेकिन फिर इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आ गया, और एक सवाल है जिसका जवाब अभी मिला नहीं है। क्या ये चीज या इसके जैसी दूसरी चीजें एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी जिसने दुनिया को बदल दिया? प्राचीन लोग जानते थे मीटियोरिक आयन्स में खास प्रॉपर्टीज थी। ये ब्रॉन्ज से ज्यादा मजबूत था, लेकिन ये बहुत कम मिलता था। हालांकि 12वीं शताब्दी बीसी के बाद से सब कुछ बदल गया। मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में आखिरकार लोगों ने मिनरल ओर से आयन को स्मेल्ट करने की टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। पृथ्वी पर मिलने वाले आयन के हथियार और औजार पूरे एनाटोलिया और पुराने मिटानी साम्राज्य में दिखने लगे। तो क्या तूतनखामुन का डैगर आयरन एज के शुरू होने की अहम वजह थी? मीटियोरिक आयन को ढालना आयरन एज की एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत थी, और जिन आयरन स्मिथ्स ने इस पर काम किया उन्होंने इससे सीखा और आखिरकार वो समझ गए कि पृथ्वी की आयन को कैसे स्मेल्ट करना है, और वहां से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कई स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि वो जो लंबे वक्त तक मीटियोरिक आयन का इस्तेमाल करते रहे, उससे उन्हें आयन को इस्तेमाल करने की जानकारी हासिल हुई। तो जब उन्हें आयन को स्मेल्ट करने की टेक्नोलॉजी पता चली, तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि वो आयन को पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इन छोटी छोटी कई जगहों की शुरुआत से आयरन एज की क्रांति पूरी दुनिया में फैल गई, जिसका इंसान के इतिहास में बहुत बड़ा असर हुआ। खेती करने के लिए आयन से खेती बाड़ी के औजार बनाए गए, जिससे कि फसल में भी बढ़त हुई, और इसके साथ साथ आपको पता है कि आबादी में भी बढ़त हुई। ये सब आयन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर निर्भर था। आज के जमाने में भी हम आयरन पर उतना ही निर्भर हैं। इस मेटल को जब स्टील बनाने के लिए कार्बन के साथ मिलाया गया, तब उसने हमारी दुनिया बुनियादी तौर पर बदल दी। देखा जाए तो हमारा समाज आयरन से बना है। अगर आपको हाईवे बनाना है तो आपको आयरन और स्टील चाहिए। अगर आपको हाई स्पीड ट्रेन्स बनानी है तो आपको आयरन और स्टील चाहिए। और अगर आपको समुद्र के रास्ते कुछ ले जाना है तो आपको बड़े कार्गो चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन और स्टील का इस्तेमाल होता है। आयरन और स्टील है तो सब कुछ है। 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने आर्कियोलॉजी की सबसे मशहूर खोज में से एक की थी। तब से
दुनिया भर के लोग टूटनखामुन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बॉय किंग की कब्र में एक आयरन डैगर मिला था। लेकिन अब रिसर्चर्स ये जानते हैं कि वो कहां से आया था। टूटनखामुन का डैगर एक हथियार जो दूसरी दुनिया में वो अपने साथ ले जाने वाला था, एक ऐसा हथियार जिससे वो राक्षसों और शैतानों से लड़ते, वो इस पृथ्वी का नहीं था। और बॉय किंग को इस बात का पता होगा। उसे लगा ये स्वर्ग से आया है, एक तोहफा जो देवताओं ने दिया है। असल में जिस आयन से वो बना था वो एक मीटेरॉइड का था। टूटनखामुन का शानदार डैगर वाकई में आउटर स्पेस से आया था।